हेलो। सबके सब कैसे हैं वो बोल दीजिएगा अभी। आई होप सबके सब अच्छा है और ठीक ठीक ठाक से चल रहा है सभी लोग। तो आज हम लोग एक नया सा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है ग्राफिकल मेथड ऑफ एलपीपी, दैट इज ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी। ठीक है, तो ग्राफिकल सॉल्यूशन कब निकाला जा सकता है? तो कभी कभार हम लोग जब देखेंगे कि कोई एलपीपी 2 वेरिएबल्स का होता है, ठीक है, 2 वेरिएबल्स का होता है, तब जाके हम लोग इन जनरल ग्राफिकल मेथड यूज़ कर सकते हैं। उस ग्राफिकल मेथड से तुम्हारा मतलब बहुत सारा सोल्यूशन निकल सकता है, जैसे कि ऑप्टिमल सोल्यूशन, फिजिबल सोल्यूशन, उसके बाद बाउंडेड सोल्यूशन भी रह सकता है और मतलब बाउंडेड रीजन भी रह सकता है और अनबाउंडेड रीजन भी रह सकता है। वो सब एग्जांपल करने के टाइम पे हम लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे इजी एक एग्जांपल से हम लोग स्टार्ट करेंगे ताकि सभी को अच्छे से क्लियर हो जाए। तो शुरू करते हैं फर्स्ट एग्जांपल से। सॉल्व graphically maximize z is equal to। अच्छा, मैं डायरेक्टली इसको ही शुरू कर रहा हूँ क्योंकि इससे पहले तो ये फॉर्मूलेशन कैसे होता है वो तो सभी को पता है, वो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर भी लिया था। हालांकि उसका अलग से कोई वीडियो नहीं बनाया था, बट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था वो अलग से। तो इसी वजह से उस फॉर्मूलेशन मतलब कोई भी प्रॉब्लम अगर मैथमेटिकली फॉर्मुलेट किया जाता है, उसको बाद में किस तरीके से सॉल्व किया जाता है वो हम लोग वही सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो इधर ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, या फिर उसके बाद अगर वेरिएबल ज़्यादा हो, मीन्स ये यहाँ पे हम लोग जस्ट 2 वेरिएबल के हिसाब से करेंगे, जैसे कि x + 3y, जस्ट यहाँ पे 2 वेरिएबल है x और y, तो इसके बेसिस पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, x और 3y अगर इस तरीके से है, 2 वेरिएबल का है, तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया जा सकता है इजीली, क्योंकि हम लोग का प्लेन है और इसी प्लेन में 2 डायमेंशनल फिगर इजीली ड्रॉ किया जा सकता है और इजीली समझ भी सकते हैं। बट अगर वेरिएबल 3 यहाँ पे आ जाएगा, मान लो x1, x2, x3 3 वेरिएबल है, तब जाके 2 डायमेंशनल प्लेन में 3 वेरिएबल का मतलब शेप अच्छे से नोटिस नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे रीजियन किस तरीके से बनेगा वो हम लोग अच्छे से क्लियर से नोटिस नहीं कर पाएंगे। तो इसके वजह से क्या होगा, ग्राफिकल मेथड से उन सबको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बाकी अगर वेरिएबल ज़्यादा हुआ तो हम लोग आइदर सिंप्लेक्स मेथड यूज़ करेंगे, या फिर जहाँ पे बीगम मेथड यूज़ होगा वहाँ पे बीगम मेथड यूज़ करेंगे, या फिर फेज मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वो सब मेथड यूज़ करने से हम लोगों का वो मोर देन 2 वेरिएबल्स का जो प्रॉब्लम रहता है, एलपीपी प्रॉब्लम, वो सब प्रॉब्लम हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट्स 3x + 6y लेस देन और इक्वल टू 8, और इधर 5x + 2y लेस देन और इक्वल टू 10 है क्या? हाँ, 10, और यहाँ पे वेरिएबल्स x और y ये दोनों ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ग्राफिकल मेथड सॉल्व करने के टाइम पे सबसे पहले इसको करते कैसे हैं, इसका मेथड ऑफ सोल्यूशन क्या है। तो मेथड ऑफ सोल्यूशन ये है कि सबसे पहले इन सब यहाँ पे जो सब कॉन्स्ट्रेंट्स है, वैसे तो ग्राफिकल मेथड 2 तरीके से किया जा सकता है। एक तो तुम इसको सॉल्व करने के बाद तुम कर सकते हो, निकाल सकते हो सोल्यूशन। अदरवाइज तुम आइसोकॉस्ट लाइन के थ्रू भी तुम निकाल सकते हो। आइसोकॉस्ट लाइन इस जगह से तुम्हें मिलेगा। ठीक है, तो वो मैं डिस्कस करूँगा सॉल्व करने के टाइम पे, धीरे धीरे करके डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे। जितना सारा कॉन्स्ट्रेंट्स है
ये सब कॉन्स्टेंट्स है, वो सब कॉन्स्टेंट्स को हम लोग इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे। तो इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कैसे लिखेंगे सोल्यूशन? गिवन inequalities is can be written in equality as किस तरीके से 3x प्लस 6y इजिकल टू 8। तो इसको हम लोग ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं ना, मतलब इसका कुछ ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ होना चाहिए। तो ग्राफ जब ड्रॉ होना चाहिए, ये क्या है 3x प्लस 6y इजिकल टू 8, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन विच इज ऑफ द फॉर्म ax प्लस by इजिकल टू c। इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन गिवन है। तो जब भी कोई स्ट्रेट लाइन गिवन होता है तो हम लोग उस स्ट्रेट लाइन को ग्राफ में प्लॉट करने के लिए क्या करते हैं, उसका सबसे ईजीएस्ट मतलब प्रोसेस कौन सा है, मतलब कौन सा स्ट्रेट लाइन ग्राफ में प्लॉट करने के लिए सबसे इजी एक फॉर्म होता है। जैसे कि हम लोगों को क्या क्या फॉर्म पता है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिकॉल करके देता हूँ। हम लोगों को फॉर्म पता है y इजिकल टू mx प्लस c, दूसरा x बाई ए प्लस y बाई बी प्लस इजिकल टू 1, तीसरा x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा, और इधर p परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्म हो गई। ओके, तो ये तीन फॉर्म है जहाँ से हम लोग इन तीनों फॉर्म से हम लोग कोई भी स्ट्रेट लाइन को अगर देखेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन को हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट कर सकते हैं। बट इन तीनों में से सबसे इजी कौन सा है, मतलब कौन सा फॉर्म है जिसको सबसे इजीएस्ट वे से हम लोग डायग्राम में मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट कर सकते हैं? सबसे इजीएस्ट हम लोगों का ये वाला। अगर हम लोगों ने इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने कोई भी स्ट्रेट लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके चले गए, तब जाके उसको उस लाइन को ग्राफ में प्लॉट करना, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट करना बहुत इजी हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, जितना सारा स्ट्रेट लाइन मुझे मिलेगा यहाँ पे, वो सब स्ट्रेट लाइन को मैं क्या करूँगा, इस कौन सा फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके लेके जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा 3x बाई 8, ये क्या बन जाएगा 6y बाई 8 इजिकल टू। तो 3x बाई 8 लिखा किस तरीके से जाता है 8 बाई 3, और इसको y बाई 8 बाई 6 इक्वल टू 1। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे x डिवाइडेड बाई, तुम चाहो तो फ्रैक्शन में रख सकते हो, बट मैं फ्रैक्शन में नहीं रखूँगा इसको। अगर डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे तो ग्राफ में प्लॉट करना इजी हो जाएगा। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद कन्वर्ट करने से कितना रिजल्ट मिलता है 3 2 जा 6 2.66, ठीक है 2.66, तो 2.5 के आसपास ही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/3, ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 3, 4/3 क्या होता है 1.33, तो 1.3 लिख दिया, यहाँ पे 1.6 लिख दिया, दिस इज इक्वल टू 1। तो ये हम लोगों का एक कांस्टेंट, दिस इज वन कांस्टेंट, इसको नंबर 1 डाल देते हैं, दिस इज वन कांस्टेंट, ठीक है। आई थिंक ये लाइन दिखाई नहीं दे रहा, बट इसको इस तरह से लिखा जाता है। तो इसको किस तरीके से लिखा जाता है x डिवाइडेड बाई 8/3, और इसको क्या लिखा जाता है 8 डिवाइडेड बाई 6 इजिकल टू 1। इसको क्या लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाई 2.6, और इसको क्या लिख सकते हो y डिवाइडेड बाई, इसको काटो 3 और इधर 4, तो 1.3, ठीक है। ये डिवाइड करोगे तो उस तरीके से रिजल्ट मिलेगा। गिव इट नंबर 1, इसको नंबर 1 डाल दो। तो ठीक इसी तरीके से ना, आई थिंक यहाँ तक सभी को हो गया है, मैं इसको थोड़ा सा रब करता हूँ। ठीक इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट जो इनइक्वालिटी है, जो हम लोगों का 5x एंड 5x प्लस 2y कितना है लेस देन और इक्वल टू 10, 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10।
तो 5x and 5x plus 2y less than or equal to 10। तो इसको लेस देन इक्वल टू 10 को मैं इक्वलिटी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब 5x डिवाइडेड बाई 10 2y डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 1। तो ये बन जाएगा हम लोग का x बाई 2 और ये बन जाएगा हम लोग का y बाई 5 इक्वल टू 1। दिस इज अनदर इक्वेशन नंबर 2। तो ये दोनों इक्वेशन हम लोगों को मिल चुका है यहाँ पे अभी। अगर ये दोनों इक्वेशन हम लोगों को मिल चुका है तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, आई थिंक सबने उठा लिया। तो मैं इसका थोड़ा सा एक राफ डायग्राम ड्रॉ करूँगा। तुम लोगों को मतलब स्केल पेंसिल वो सब लेके तुम्हें ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। बट मैं यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल नहीं है अभी, तो इसलिए मैं राफ डायग्राम ड्रॉ करूँगा। दिस इज योर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x y, ठीक है। दिस इज 0। अगर x1 x2 रहेगा तो ये वाला तुम्हारा x2 बन जाएगा, ये वाला तुम्हारा x1 बन जाएगा, ठीक है। अब रैंडमली मैं यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू y के पास 5 है और यहाँ पे 2.6 1.3 और x के जगह पे 2। तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो मैं इधर भी 1 2 3 4 5। तो नंबर 1 के लिए क्या है 2.6, x का 1 2 2.6 मतलब मिडिल से थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा 2.6, दैट मीन्स दिस विल। y के नीचे क्या है 1.35 से 2 घर कम, तो ये बन जाएगा हम लोग 9। दिस इज लाइन नंबर 1, ठीक है। एंड सेकंड लाइन इज 2 x कोऑर्डिनेट 2 और y कोऑर्डिनेट 5। 2 और 5 ज्वाइन कर दो इसको इस तरीके से। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 मिल चुका है, इक्वेशन नंबर 2 मिल चुका है। अभी मैं लाइन दोनों को हटा देता हूँ, ठीक है। अभी ये मिल चुका है। अभी देखो तो ये दोनों के दोनों जो लाइन मिला है, ये दोनों के दोनों जो लाइन मिला है, ये दोनों के दोनों लाइन क्या है, ये तो इनइक्वालिटी से इक्वालिटी में कन्वर्ट किया हम लोगों ने, ठीक है। तो इनइक्वालिटी में क्या था, जैसे कि लाइन नंबर 1 क्या था 3x + 6y लेस देन और इक्वल टू 8। इनइक्वालिटी में लेस देन और इक्वल टू 8 था ना, तो लेस देन और इक्वल टू 8 का मतलब क्या है, ये इस तरफ रहेगा, ठीक है। तो अभी तुम अगर यहाँ पे डाउट होता है तब जाके तुम डायरेक्टली 0.0 पुट करके देख सकते हो। x के जगह पे 0, y के जगह पे 0। तो x के जगह पे 0 पुट करने से 0, ये भी 0 हो जाएगा। लेस देन और इक्वल टू 8 मतलब 0 लेस देन और इक्वल टू 8। 0 लेस देन और इक्वल टू 8 करेक्ट है, यस करेक्ट है। इसका मतलब 0 के साइड में 0 जिस तरफ है उस साइड में इसका रीजियन फॉर्म होगा, ठीक है, इसका रीजियन फॉर्म। ठीक इसी तरीके से अनदर इक्वेशन लाइन नंबर 2 क्या था, इनइक्वालिटी लाइन नंबर 2 हाँ 5x + 2y 5x + 2y लेस देन और इक्वल टू 10। यहाँ पे भी सेम तुम 0 पुट करके देखो तो क्या होता है, क्योंकि देखो मैंने 0 क्यों पुट किया, ये जो लाइन है, ये लाइन इस सिस्टम को 2 सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है। एक तो इधर एक सेगमेंट है, अनदर सेगमेंट इधर है। तो तुम इधर अगर इस सेगमेंट में कोई भी एक पॉइंट तुम कंसीडर करके अगर पुट करोगे, पुट करने के बाद अगर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर लेगा, दैट मीन्स जिस पॉइंट को पुट करके सेटिस्फाई कर रहा है उसी पॉइंट के साइड में इसका रीजियन फॉर्म होगा, ठीक है। और अदर साइड में रीजियन कभी भी फॉर्म नहीं होगा, तो ये होता है। ठीक इसी तरीके से ये जो लाइन नंबर 2 है, ये लाइन नंबर 2 क्या कर रहा है, इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक सेगमेंट दूसरा सेगमेंट 2 सेगमेंट में पार्ट कर रहा है। तो 2 सेगमेंट में पार्ट करने से क्या बन जाता है, यहाँ पे
तुम फिर से चेक करोगे कि इस साइड में से कोई भी एक पॉइंट आर्बिट्ररीली कंसीडर कर लो। मैं तो जीरो ही कंसीडर करूंगा क्योंकि जीरो कंसीडर करने से कैलकुलेशन बहुत जल्दी हो जाता है और बहुत इजी भी होता है। तो मैं जीरो पुट करूंगा क्योंकि इसका एक साइड में जीरो है, अनदर साइड में जीरो नहीं है। तो इस साइड में अगर सेटिस्फाई कर लिया तो इस साइड में रीजन फॉर्म होगा, और इस साइड में सेटिस्फाई नहीं किया तो ऑब्वियसली इस साइड में रीजन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जीरो पुट करने से ये जीरो पुट करने से ये जीरो, तो जीरो प्लस जीरो तो जीरो हो जाता है, लेस देन और इक्वल टू 10। ये भी तो करेक्ट है, जीरो 10 से छोटा है, तो ये भी तो करेक्ट है। दैट मीन्स इसका रीजन भी इस तरफ होगा। ठीक है, तो इस तरफ होगा। तो तुम लोग अगर ग्राफ पेपर अगर गिवन होगा तब तो ठीक है, तुम ग्राफ पेपर में तुम मेजर कर सकते हो। अगर इनकेस ग्राफ पेपर नहीं गिवन होगा तब तक तुम स्केल लेके 1 सेंटीमीटर गैप मेंटेन करके तुम स्केलिंग करके तुम ये सब ले सकते हो। ठीक है, मेजरमेंट कर सकते हो, उस हिसाब से तुम्हारा डायग्राम बन जाएगा। तो ये बन गया। देखो अभी देखो तो इसका रीजन इस साइड में है, इसका रीजन इस साइड में है, दोनों कॉमनली कहाँ पे मीट हो रहा है, ये देखो इस जगह पे है, ये देखो इस जगह पे है, तो दोनों कहाँ पे मीट हो रहा है। और लास्ट में एक चीज गिवन है, x भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब x का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, मतलब y के राइट साइड में। ठीक है, y के राइट साइड में ये। और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देखो y इक्वल टू 0 कौन सा स्ट्रेट लाइन होता है, x एक्सिस स्ट्रेट लाइन होता है। तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब अपर हाफ ऑफ द x, मतलब अपर साइड ऑफ द x एक्सिस। तो अपर साइड ऑफ द x एक्सिस मतलब दिस वन। तो सब देखो तो इस जगह पे तुम अगर रीजन ढूंढोगे तो देखो तो ये जो रीजन है ये इस साइड पे, इस साइड से भी आ रहा है, इस साइड से भी आ रहा है, इस साइड से भी आ रहा है और इस साइड से भी आ रहा है, मतलब चारों तरफ से ये रीजन क्लोज्ड बाउंड हो चुका है। तो दिस इज द क्लोज्ड एंड बाउंडेड रीजन। तो ये होता है हम लोगों का बाउंडेड रीजन। अनबाउंडेड रीजन कब होगा, जैसे कि मान लो इस तरफ, मतलब एरो इस तरफ है, एरो इस तरफ है, तो ये बाहर का चला गया, तो वहाँ पे बाउंड्री पता नहीं होगा ना, तो वो हम लोग का अनबाउंडेड रीजन बन जाएगा। तो ये गया हम लोग का डायग्राम। ठीक है, तो डायग्राम के हिसाब से हम लोगों को अभी लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या क्या कॉर्नर पॉइंट क्या क्या लिखना, ये एक कॉर्नर पॉइंट मतलब इस रीजन का मैं बोल रहा हूँ। दिस इज अनदर कॉर्नर पॉइंट बी कंसिडर कर लो, दिस इज अनदर कॉर्नर पॉइंट सी कंसिडर कर लो। तो 0 मतलब O A B C is the shaded region which is known, which is called as feasible region। ठीक है, feasible region मतलब यहाँ पे जितना सारा सोल्यूशन है, इस जगह पे जितना सारा सोल्यूशन है, मतलब पॉइंट्स है, वो सब के सब पॉइंट्स क्या करेगा, हर एक इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेगा। जो सब पॉइंट्स हर एक इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करता है उन सब पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, फिजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर हो गया, फिजिबल सॉल्यूशन। अभी उसी फिजिबल सॉल्यूशन को ऑप्टिमल सॉल्यूशन कब बोलते हैं वो भी हम लोग धीरे धीरे कर सकते हैं, मतलब जानेंगे किस तरीके से बोला जाता है। तो इसको थोड़ा सा राइटिंग में अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, शेडेड रीजन, the shaded region is the feasible region, is the feasible region, is the feasible region, that is shaded region is the convex set of all points, of all feasible solutions, of all feasible solutions। ठीक है, of all feasible solutions of the given एलिमेंट। ठीक है,
there are 4 corner points. There are 4 corner points or extreme points, corner points or extreme points. तो इन सबको हम लोग कॉर्नर पॉइंट बोलेंगे। इस रीजियन का कॉर्नर पॉइंट क्या है? O is the corner point, A is the corner point, B is the corner point, C is another corner point. So these are the 4 corner points. Corner points of the feasible region. Extreme points of the feasible region. Feasible region. The feasible region which there are and these are O 0,0। जो नोन पॉइंट्स है ना, तुम डायग्राम से इजीली देख पाओगे। ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट हम लोगों का 2 पॉइंट। तो दिस इज योर 2,0, दिस पॉइंट इज 2,0। बी पॉइंट को तुम निकाल सकते हो, ग्राफ से तुम डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, अदरवाइज सॉल्व करके भी निकाल सकते हो। मैं सॉल्व करके निकालूंगा। सी पॉइंट तुमको पता है, सी पॉइंट कितना है? 1.3। 1.3 का मतलब कितना था? 4/3 था। तो इसको फ्रैक्शन में ही लिख दो। तो फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 0,4/3, 0,4/3। दिस इज लाइक दिस। और बी अननोन है, बी पता नहीं है। तो बी पता नहीं है। ओ ए कितना है? ए है 2,0, बी पता नहीं है और सी पता है। सी को पहले लिख देते हैं, सी 0,4/3। ठीक है, लेजर एंड कैपिटल। तो यहाँ तक है। ये 4 पॉइंट्स, ठीक है। हियर B is the point of intersection. B is the point of intersection of the lines 1 and 2। हम लोग का जो B पॉइंट है ना, वो क्या है? लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अच्छे से हम लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक लाइन नीचे का लाइन नहीं दिखाई दे रहा है शायद। तो सी एंड यहाँ पे बी, ठीक है। तो बी तक दिखाई दे रहा है। Here B is the intersection point between 1 and 2, between 1 and 2। लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो हम लोगों का लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो B है। तो उस B को अभी निकाल लेंगे। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है। उस B को निकाल के तो फ्रॉम 1 एक बार लाइन को लिख देते हैं, लाइन्स को फ्रॉम 1 क्या था? लाइन क्या था? 3x + 6y, 3x + 6y = 8 था, ठीक है। तो ये हम लोग का लाइन नंबर 1 था। तो इसको ऐसे ही रखते हैं, इसको लाइन नंबर 1 था। मैं इसको फिर से लिख रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने उसको मिटा दिया, इसलिए मुझे इसको और एक बार लिखना पड़ रहा है। उसके बाद अनदर लाइन 5x + 2y = 10, ये हम लोग का दूसरा लाइन है, ठीक है।
तो अभी इन दोनों को सॉल्व करना है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हम लोग को रिजल्ट मिल जाएगा। तो 1 को ना 1 से ही मल्टीप्लाई करो, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 8, और 2 को ना तुम 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये बन जाएगा 15x प्लस 6y, और 3 से मल्टीप्लाई करने से ये बन जाएगा 30। इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करने से क्या मिलेगा, 15 माइनस 3 कितना होता है, 12 होता है, बट निगेटिव में आएगा क्योंकि ऊपर से नीचे माइनस हो रहा है, ये 0 हो जाएगा, इसका फिनिश। और 30 माइनस 8 कितना होता है, 22 होता है, तो ये अल्टीमेटली x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये भी निगेटिव में आएगा, ये अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, 11/6 हो जाएगा, x का वैल्यू 11/6 होगा। ठीक है, अभी 11/6 को अगर वहाँ पे पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, फ्रॉम 1 3 इंटू 11/6 प्लस 6y इज इक्वल टू 8, तो 3 यहाँ पे 2, 11/2 प्लस 6y इज इक्वल टू 8, तो 6y का रिजल्ट 8 माइनस 11/2, तो 16 माइनस 11 कितना होता है, 5/2, तो ये बन जाएगा हम लोग का y इज इक्वल टू 5/8 ना, 18 क्यों होगा, 12 होगा, 5/2, तो इम्प्लाइज नीचे तो दिखाई नहीं देगा, इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 5/12 हो जाएगा, तो ये हम लोगों का 6y इम्प्लीकेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों का x का वैल्यू भी मिल चुका है और y का वैल्यू भी मिल चुका है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है, ये बच्चों का चीज़ है। तो अभी लिखेंगे therefore कोऑर्डिनेट्स of the point of the corner point कैपिटल B R कितना, कैपिटल B का कॉर्नर पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स कितना है, x का वैल्यू 11/6 और y का वैल्यू 5/12। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो जो वैल्यूज मिला है, जैसे कि जो सब कॉर्नर पॉइंट्स मिला है 0 A B C, ठीक है, इन सब कॉर्नर पॉइंट्स पे z का वैल्यू निकालेंगे अभी हम लोग। तो नाउ एट O 0,0 z इज इक्वल टू, z का वैल्यू क्या था, z का वैल्यू हम लोग का x प्लस 3y, तो 0 प्लस 3y, 3y का मतलब 3 इंटू 0, तो ये वैल्यू बन जाएगा 0। एट कैपिटल A पॉइंट कितना था, 2,0, z का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 इंटू 0, इसका मतलब ये 2 बन जाएगा। एट कैपिटल B कितना मिला था, 11/6 5/12। ठीक है, z का वैल्यू कितना मिलेगा, 11/6 प्लस 3 इंटू 5/12 इंटू 5/12। तो यहाँ पे सिंपली तुम 12 एलसीएम ले लो, 12 एलसीएम लेने से ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 22 प्लस ये 15, 5 to 7, और इधर हम लोगों का 1 3 12 37/12। और लास्ट हम लोगों का पॉइंट कौन सा है वो देख लेते हैं। एट सी पॉइंट क्या है, सी पॉइंट 0,4/3, 0,4/3, z का वैल्यू x प्लस 3y, 0 प्लस 3y है, 3 इंटू 4/3, तो ये 3 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 4। अभी देखो z जो हम लोगों को कॉर्नर पॉइंट्स का जो मिला था वो सब कॉर्नर पॉइंट्स तो फिजिकल सॉल्यूशन का एक तो पार्ट है, तो उन सब कॉर्नर पॉइंट जो मिला है उन सब कॉर्नर पॉइंट पे हम लोगों ने z का वैल्यू चेक कर लिया है। उन सब कॉर्नर पॉइंट पे मतलब फिजिकल रीजन का जो कॉर्नर पॉइंट्स है उन सब कॉर्नर पॉइंट पे z का वैल्यूज हम लोगों ने निकाल लिया। तो इसका वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 3 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 3 12 36 होता है, तो 37 है, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो सबसे यहाँ पे देखो तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, 0 2 3 पॉइंट समथिंग और 4, इन चार में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ना।
ठीक है। तो ये अगर मैक्सिमम वैल्यू है तो क्वेश्चन में क्या चाहिए, z को मैक्सिमाइज करना है। तो z को मैक्सिमाइज कब कर सकते हैं, कौन से पॉइंट पे z का वैल्यू मैक्सिमम होगा, 0.0,4/3, उस पॉइंट पे जाके z का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो हम लोगों का ये जो 0,4/3 मतलब जिस पॉइंट पे फिजिबल सॉल्यूशन में से, जितना सारा फिजिबल सॉल्यूशन है उन सब फिजिबल सॉल्यूशन में से जो सॉल्यूशन z को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैक्सिमाइज बनाने के लिए बोलेगा तो मैक्सिमाइज, या फिर मिनिमाइज बनाने के लिए बोलेगा तो मिनिमाइज कर सकते हैं, तब जाके उस पॉइंट को ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोला जा सकता है। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन कभी कभी 2 पॉइंट भी हो सकता है, जैसे कि 4 वैल्यू दूसरी जगह पे बिठाने के बाद भी 4 वैल्यू आ गया ना, ऐसे भी तो हो सकता है। तो तभी जाके ऑप्टिमल सॉल्यूशंस दिस एंड दैट ऐसे बन जाता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो उस हिसाब से ये हम लोगों का फाइनल रिजल्ट मिल चुका है। तो यहाँ पे फाइनली लिखेंगे क्या, therefore optimal solution is x is equal to कितना 0 and y is equal to कितना 4/3 and the corresponding and maximum value of z चाहिए and the maximum value of z z is कितना मिला 4। तो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन हम लोग, ठीक है। तो तुम चाहो तो इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हो, अलग तरीके से लिखोगे तो किस तरीके से लिखोगे, देयरफॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 4 corresponding to the optimal solution, optimal solutions 0,4/3 इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों का ग्राफिकल मेथड है। मैंने जस्ट आज और अभी जो क्वेश्चन डिस्कस किया है ये क्लोज एंड बाउंडेड रीजन, ठीक है। बाउंडेड रीजन के लिए मैंने डिस्कस किया है, अनबाउंडेड रीजन के लिए बाद में डिस्कस करूँगा। और इसका जो आइसोप्रोफिट कॉस्ट और आइसोप्रोफिट और आइसोकॉस्ट इस मेथड से जो सॉल्व किया जाता है वो भी मैं नेक्स्ट और एक क्लास में डिस्कस करूँगा, ठीक है। आई थिंक आज जो मैंने डिस्कस किया है ग्राफिकल सॉल्यूशन ये सबको अच्छे से समझ में आ गया है। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में या फिर नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने अभी अभी बोला है आइसो कॉस्ट या फिर आइसो प्रॉफिट से किस तरीके से सॉल्व किया जाता है उसको लेके हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, या फिर हाँ ये तो डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग अनदर क्लास ले लेंगे अनबाउंडेड रीजन के लिए, ठीक है। तो आज यहाँ पे ही एंड करते हैं। थैंक यू।